हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जापान में कैसी है और कितनी होती है अप्रॉक्स एक इंडिविजुअल की। मैं फैमिली के लिए नहीं बोलूँगा बिकॉज फैमिली के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो एक इंडिविजुअल की कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी जापान में, तो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। सो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। और आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आप लोगों ने पूछना है जापान से रिलेटेड, आप मुझे मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जिसका नाम है इंडियन कपल इन जापान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, मैं आपको एक सिंपल अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मैं भी क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आया था यहाँ पे, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एकोमोडेशन। ठीक है, तो एकोमोडेशन का यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो सबसे सस्ता एकोमोडेशन है मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा। मैं आपको एक ना एवरेज उससे बताऊंगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप स्टेशन से कितना पास रह रहे हैं। जैसे इंडिया में सेम होता है ना, आप स्टेशन के पास में है तो उतना, या फिर आप किसी अच्छी जगह के पास में तो उतना उसका जो प्राइस है वो हाई हो जाता है। आप थोड़ा दूर रहते हैं तो उसका कम होता है। सेम यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो मैं जो अभी आपको बताने आ रहा हूँ वो मतलब थोड़ा इससे रिलेटेड है, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लेना एक बार ऑनलाइन देख के। तो मैं जब आया था तो मैं सबसे पहले रहा था यहाँ पे शेयर हाउस में। तो जो शेयर हाउस है, शेयर हाउस का क्या मतलब होता है? शेयर हाउस होता है मतलब कि आप शेयर कर रहे हैं अपना रूम किसी के साथ। तो शेयर हाउस में क्या होता है, उन शेयर हाउसेस में बंक बेड्स होते हैं। ठीक है, वो बंक बेड्स ऐसे होते हैं कि जैसे एक के ऊपर एक जो बेड होते हैं उन्हें बंक बेड्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें जैसे आप एक रूम में 2 जने शेयर कर सकते हैं, या एक रूम में आप 4 जने भी शेयर कर सकते हैं, या एक रूम में आप 6 जने भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिस शेयर हाउस में मैं रुका था, बेसिकली मैं स्टार्टिंग के 2 दिन ही रुका था, वैसे रहा नहीं गया था बिकॉज कुछ और ही मैटर था, क्योंकि आदत नहीं है तो उस वजह से। तो जो जो वो जो शेयर हाउस था उसमें ये था कि उसमें मेरे रूम में हम 2 जने थे। तो जो रेंट था उस शेयर हाउस का, उस रूम का जो रेंट था वो था 2 मंथ से स्टार्ट, आई मीन लाइक 20,000 जापानीज येन से स्टार्ट था। और वो बढ़ता 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 वो 40,000 जापानीज येन तक जाता था। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड, तो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक जो है वो आप ये लगा के चलो कि अगर आप शेयर रूम में हो किसी के साथ तो वो आपका 20,000 जापानीज येन से स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज फिर शेयर रूम में ये भी होता है एक चीज की, जो किचन है, किचन टॉयलेट बाथरूम ये शेयर्ड होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि अगर शेयर रूम में आप 2 जने हो तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं, वो जो दूसरा है उसके लिए भी इंक्लूडेड है, वो भी शेयर करेगा। प्लस कई शेयर रूम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कई लोगों ने शेयर किए हुए रूम, जैसे आप एक रूम में 2 जने हैं, 4 जने हैं, ऐसे रह रहे हैं, और सेम दूसरे रूम में भी ऐसे रह रहे हैं, सेम तीसरे रूम में भी ऐसे लोग रह रहे हैं, पर किचन सबका सेम है। ऑब्वियसली वहां पे जो गैस है, जो आपका सिंक है, वो 3-4 होंगी ऑब्वियसली। तो ये बेसिकली होता है शेयर रूम का। मैं आपको नॉर्मल से आपको मैंने प्राइस बता दिया है, एवरेज प्राइस कितना है तो बता दी मैंने आपको। तो ये होता है। प्लस इसमें एक चीज और आप लोगों को नोटिस करनी पड़ेगी कि आप स्टेशन से कितना दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है अगर आप स्टेशन के पास में रह रहे हैं और स्टेशन से आप दूर में रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किचन बाथरूम भी मैंने आपको बता दिया। टॉयलेट बाथरूम जो है सब ये शेयर्ड होता है। ठीक है, अगर आप रह सकते हैं शेयर्ड किसी के साथ कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बहुत हाइजीनिक हैं, ठीक है, आप तो अपनी सफाइयां कर रहे हैं, आप किचन साफ कर रहे हैं, आप टॉयलेट बाथरूम साफ कर रहे हैं, बट जो आपके साथ जो रूम पार्टनर है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो चीज थोड़ा वो होता है इसमें शेयर रूम में। ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, लेकिन सस्ता है। अगर आपको पॉकेट बचानी है, पैसे बचाने, तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप 1K रूम में जाए, ठीक है, 1K रूम क्या होता है? 1K रूम होता है कि एक रूम है, उसी में आपका किचन टॉयलेट बाथरूम अटैच है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मैं कोई वैसे बताऊँ आपको, टोक्यो चिबा के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितना रेंट होता है। तो 1K का जो रेंट है वो है अप्रोक्स 35,000 जापानीज येन से लेके वो आपका 50,000 जापानीज येन तक जा सकता है। ठीक है, अगेन डिपेंड्स कि कितना आपका स्टेशन से पास में या दूर में ये। फिर आपका आता है कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, आप अगर स्कूल जा रहे हैं,
अगर आप इंडिया से आए हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो कई स्कूल्स में ऐसा होता है उनका जो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, जैसे दिल्ली में भी आपने देखा होगा मेट्रो की लाइंस होती है, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ये वो जो भी होती है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट ऐसी लाइंस होती हैं दिल्ली में, राइट। तो ऐसी जापान में भी लाइंस है। तो कई स्कूलों का किसी किसी लाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स आपकी लाइन में आएंगे, यूज करेंगे, तो हमें उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, स्टूडेंट डिस्काउंट होता है। वो कई स्कूलों में होता है, कई स्कूलों में नहीं होता, मतलब ज्यादातर स्कूलों में नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन का अगेन डिपेंड करता है कि आप स्कूल के पास में या दूर है, पर इसका मैं एवरेज आपको बताता हूँ, ये मतलब 8,000 से लेके 10,000 जापानीज येन तक इसका मंथली जो है जो खर्चा होता है वो होता है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है खाना पीना। खाने पीने का हिसाब यह है कि आपका पर डे के हिसाब से जो है वो हो जाएगा अप्रोक्स 1,000 येन, ठीक है, 1,000 येन के जापानीज येन के आसपास। तो इसका मतलब 30 डेज का ऑलमोस्ट 30,000 जापानीज येन, ठीक है। इसमें आप अच्छा खाना खा सकते हैं, इसमें खरीद के खुद बनाना है तो ना, ये नहीं कि बाहर से आप डेली बाहर रेस्टोरेंट में आके खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1,000 येन में आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1,000 येन का मतलब है कि आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं, सब्जियां वगैरह ये सब, और प्रॉपर घर में बना रहे हैं, और उससे हो जाएगा आपका, ठीक है, उससे गुजारा हो जाएगा। अगर आप सिंगल पर्सन, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ अभी, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर होता है कि अगर आप रूम में रह रहे हैं तो उसमें आपको गैस चाहिए, ठीक है, उसमें आपको वाटर चाहिए, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। लेट्स से आप एक अपने सिंगल रूम में रह रहे हैं, आप कहीं पे अपना खुद लिया आपने रेंट पे, वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो उसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अप्रोक्स उसका आएगा अगेन 8,000 येन के आसपास आएगा, 8,000 या फिर 10,000 जापानीज येन, ठीक है। 8,000 से 10,000 जापानीज येन के बीच में आएगा इसका भी ना, इतना ही होता है, तीनों का मिला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि आप 24 घंटे पानी डाल रहे हैं और 24 घंटे खाने भी बनाए जा रहे हैं, तो उसका तो वो उस हिसाब से बढ़ेगा ऑब्वियसली, बट जो एवरेज है मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इतना आएगा तीनों का मिला के, ठीक है। फिर आप जापान में रह रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जापान में फोन एंड इंटरनेट, ठीक है। फोन और इंटरनेट में क्या है कि आप जहाँ से फोन लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 2-3 कंपनी से सॉफ्टबैंक हो गया, एई हो गया, डोकोमो हो गया, ठीक है। मेरे टाइम पे 3 कंपनियां बहुत बड़ी थी, ठीक है। अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, छोटी छोटी कंपनीज भी आ गई हैं, तो जैसे याहू मोबाइल आ गया है, ठीक है। याहू मोबाइल में क्या है, याहू मोबाइल जो है वो नेटवर्क यूज कर रहा है सॉफ्टबैंक का, तो उन्होंने अपना सस्ता कर रखा है प्लान। तो प्लान के हिसाब से होता है कि प्लान कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उस हिसाब से होता है सब कुछ। तो इसका भी आपका अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मंथली आपको जो खर्चा आएगा इंटरनेट विद मोबाइल एंड उसका आपका खर्चा आएगा अप्रोक्स अगेन 10,000 जापानीज येन के आसपास। ये 15,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्लान्स होते हैं इसमें। उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप घर पे भी वाईफाई यूज कर सकते हैं सेम प्लान में। तो ये एक वेरी मतलब मैंने बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई है, लेकिन आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल हो वीडियो, बिकॉज कई मेरे को मैसेज आते हैं कि सर प्लीज अपना ये कितना इसमें जापान में कितना खर्चा होता है पर डे के हिसाब से, या कितना मंथली के हिसाब से कितना खर्चा होता है, ये सब मुझे बताओ, हमें बताओ मीन्स। तो इस वजह से मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है जापान में उस हिसाब से। क्योंकि मैं जब आया था, मैं स्टार्टिंग में शेयर हाउस में 2 दिन रहा था, फिर उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था क्योंकि मेरे से नहीं रहा था, बिकॉज जो साथ में था वो ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं करता था, हाइजीन नहीं था वो। एंड उसके बाद फिर मैं एक डिफरेंट रूम में शिफ्ट हुआ, अपना सिंगल रूम में। तो उसमें फिर हम उसके बाद फिर मैं एक और बड़े रूम में शिफ्ट हुआ, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ रहता था, तो हम दोनों फिर उस रूम में रहते। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप टोक्यो आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप टोक्यो आ रहे हैं तो टोक्यो में रहने की जरूरत नहीं है, टोक्यो कॉस्टली है। टोक्यो के पास के जैसे चिबा हो गया या फिर खानागावा हो गया, ऐसी जगहों में अगर आप रहोगे तो आपको ज़्यादा चीप पड़ेगा कंपेयर टू टोक्यो। टोक्यो तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप चिबा से भी ट्रैवल करेंगे टोक्यो तो ज़्यादा दूर नहीं है। चिबा में मैं पर्टिकुलर चिबा की बात नहीं कर रहा हूँ, चिबा में भी अलग अलग प्रीफेक्चर वो है, सिटीज़ हैं अलग अलग, तो उसमें कौन सी सिटी में आप रहना चाहोगे वो आप लोगों पे डिपेंड है ऑब्वियसली, बट बहुत बहुत जगह है जहाँ पे आप रह सकते हैं, चिबा, खानागावा। अगर शेयर हाउस पे रहते हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि 20,000, 25,000, 30,000 के हिसाब से, तो लेट्स से मैं आपको मिनिमम आपको मैं बता के चल रहा हूँ, मिनिमम है 20,000, राइट। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम 10,000, उसके बाद फिर फूड, ग्रोसरी, राइट, इसका पर डे के सब मैंने आपको 1,000 येन बोला था, तो मिनिमम आप लगा के चलिए 30,000 जापानीज येन, ठीक है।
उसके बाद फिर इंटरनेट, फोन, ये सब, इसका मिनिमम 10,000 जैपनीज येन, 1 लाख जैपनीज येन, ठीक है। जो हो गया आपका जू मान येन जिसे यहाँ बोलते हैं, 10 मान जैपनीज येन, ठीक है। तो ये आपका एवरेज लगा के चलो। और अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे खाना मिलता है रेस्टोरेंट्स में, ठीक। और कहीं आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वो पार्ट टाइम जहाँ पे आप कर रहे हैं रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है, जो आप घर से वहाँ पे रेस्टोरेंट आ रहे हैं काम करने के लिए, वो रेस्टोरेंट पे करती है, वो कंपनी पे करती है सब कुछ, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चूज करते हैं कि हमारे स्कूल से लेके जो जो जहाँ पे वो पार्ट टाइम के लिए जा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में वो जा रहे हैं काम करने के लिए या कहीं भी दूसरी कंपनी में वो कहीं भी काम करने जा रहे हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि कवर हो जाए ट्रांसपोर्टेशन है उसी में। तो उससे क्या होता है, घर से स्कूल का उनका कवर हो गया और स्कूल से रेस्टोरेंट का उनका एक ही उसमें कवर हो गया। तो ये चीजें बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी ऐसे किया था। तो ऑब्वियसली पैसे बचते हैं, बिकॉज आप जो घर से स्कूल के लिए जो आप पैसे पे कर रहे हो वो आपका उसी में कवर हो गया, जो घर से आप रेस्टोरेंट के लिए जा रहे हो, अगर वो उसी लाइन में अगर आपको जॉब मिल जाए तो, ठीक है। तो ये अगर हेल्पफुल आपको लगे ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उसे शेयर कीजिए। एंड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है इंडियन कपल इन जापान। ओके, सी यू।